नमस्ते दोस्तों, स्टडी सदन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की भूमि विधियों से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को विस्तार से समझने वाले हैं। जी, और आज हम 3 मुख्य अधिनियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कौन कौन से हैं वो? पहला है यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। अच्छा, वो ऐतिहासिक कानून। हाँ। फिर है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 और अंत में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को आसान बनाते हैं ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल न छूटे। बिल्कुल। तो पहला अधिनियम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। जी। इसकी कुछ तारीखें बहुत जरूरी हैं। हाँ, वो तो होंगी ही। जैसे इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 24 जनवरी 1951 को। हाँ। और ये लागू हुआ ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1951 से। लेकिन जो सबसे जरूरी तारीख है वो शायद निहित तिथि है, वेस्टिंग डेट। सही पकड़ा आपने, 1 जुलाई 1952। ये वो दिन था जब असल में जमींदारों के सारे अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गए। तो मतलब एक ही दिन में पूरी व्यवस्था बदल गई? एक तरह से, हाँ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। मतलब बिचौलियों को हटाना? बिल्कुल, किसान और सरकार के बीच कोई नहीं, और ये कानून सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू था। अच्छा, तो अब आते हैं धारा 129 पर, जोतदारों का वर्गीकरण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पहले की व्यवस्था, जैसा मैंने कहा, बहुत जटिल थी। कोई 14 तरह के काश्तकार होते थे। 14? जी, लेकिन इस अधिनियम ने इसे सरल बनाकर सिर्फ 4 प्रकार का कर दिया। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा था? सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ अधिकार वाला था संक्रम्य अधिकार वाला भूमिधर। मतलब इनके पास भूमि को बेचने या ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार था? बिल्कुल, ये एक तरह से असली मालिक बन गए। और दूसरे थे असंक्रम्य अधिकार वाला भूमिधर। इनके अधिकार थोड़े कम थे। फिर आते हैं असामी। हाँ, असामी। इनके अधिकार केवल वंशानुगामी होते थे, मतलब पिता के बाद पुत्र को मिलते थे, लेकिन ये बेच नहीं सकते थे। और आखिरी सरकारी पट्टेदार। जी, गवर्नमेंट लीसी, जिन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर भूमि दी जाती थी। तो मतलब 14 की जगह सिर्फ ये 4 वर्ग? हाँ, काफी सरल हो गया। बहुत ज्यादा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, भूमि का अंतरण और उस पर लगे प्रतिबंध। ये बहुत जरूरी है। जी, और इसमें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए खास नियम है। क्या नियम है? नियम ये है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। अच्छा। बिल्कुल नहीं। एक अपवाद है। ये केवल कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से ही संभव है, और इस शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, पूर्व आज्ञा। ठीक है, पूर्व आज्ञा। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए? यहाँ नियम और भी सख्त हैं। किसी भी एसटी व्यक्ति द्वारा गैर एसटी व्यक्ति को भूमि का अंतरण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक मिनट, मतलब इसमें कलेक्टर की आज्ञा भी खामी करेगी? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसा अंतरण शून्य माना जाएगा। वॉइड। और एक और बात, संक्राम्य भूमिधर अपनी भूमि का समर्पण नहीं कर सकता। ये भी एक पॉइंट है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। चलिए अब धारा 132 और जोत की सीमा के बारे में बात करते हैं। हाँ, धारा 132 सार्वजनिक भूमि से जुड़ी है। जैसे चरागाह, कब्रिस्तान या शमशान, या फिर पानी में डूबी हुई भूमि। तो इन भूमियों का क्या? इन पर कभी भी किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं मिल सकता। ये हमेशा सार्वजनिक ही रहेंगी। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। और जोत की सीमा, मतलब सीलिंग लिमिट? वो है अधिकतम 12.5 एकड़। एक व्यक्ति के पास इससे ज्यादा भूमि नहीं हो सकती। और इसमें बेचने को लेकर भी कोई शर्त है? हाँ, अगर कोई अपनी भूमि बेचता है तो ये अनिवार्य है कि बिक्री के बाद भी उसके पास कम से कम 3.125 एकड़ भूमि बची रहे। अच्छा। तो ये तो हुई 1950 के अधिनियम की बात। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अधिनियम पर, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013। इस नए कानून ने 1894 के पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून को निरस्त कर दिया। जी बिल्कुल, वो कानून अब अप्रासंगिक हो चुका था। इसकी राष्ट्रपति स्वीकृति मिली 26 सितंबर 2013 को और लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से। हाँ, और एक और तारीख याद रखने वाली है, 31 अक्टूबर 2019। इस दिन क्या हुआ?
इस दिन से ये कानून जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू हो गया। चलिए अब इस अधिनियम के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सहमति और प्रभाव। बिल्कुल, इस अधिनियम में सामाजिक प्रभाव और सहमति का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये सामाजिक प्रभाव आकलन यानी SIA रिपोर्ट क्या है? धारा 14 के तहत सरकार को कोई भी भूमि अधिग्रहण करने से पहले एक SIA रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसमें कितना समय लगता है? इसके लिए 12 महीने का समय दिया गया है। और मुआवजे का क्या? मैंने सुना है वो तो बहुत बढ़ा दिया गया था। हाँ, ये आंकड़ा सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देना अनिवार्य है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और सहमति की अनिवार्यता? वो भी एक गेम चेंजर था। अगर कोई प्राइवेट कंपनी भूमि अधिग्रहण करती है तो 80% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। 80%? जी। और अगर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP का है तो 70% सहमति अनिवार्य है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी समझ लेते हैं। हाँ, जैसे विस्थापित परिवार, मतलब वो परिवार जिसे अधिग्रहण के कारण उस क्षेत्र से हटाया गया हो। और ये सीमांत कृषक और लघु कृषक में क्या अंतर है? देखिए, सीमांत कृषक यानी मार्जिनल फार्मर वो है जिसके पास 0.5 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि या 1 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि हो। और लघु कृषक स्मॉल फार्मर, उसके पास 1 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि या 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि होती है। इसमें एक और शब्द है प्रभावित जीविका। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है भी। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि वो श्रमिक भी शामिल हैं जो पिछले 3 वर्षों से उस क्षेत्र में काम करके अपनी जीविका चला रहे थे। अच्छा, मतलब इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। जी बिल्कुल। अब इस कानून के प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हैं प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर। धारा 16 के तहत इनका काम पुनर्वासन स्कीम तैयार करना है। फिर है आयुक्त कमिश्नर। धारा 18 के तहत ये स्कीम का प्रकाशन और निगरानी करते हैं। और कलेक्टर की क्या भूमिका है? कलेक्टर की भूमिका बहुत अहम है। धारा 26 और 30 के तहत वो भूमि का बाजार मूल्य तय करते हैं और अंतिम अधिनिर्णय, जिसे अवार्ड कहते हैं, वो घोषित करते हैं। इसी में तोषण यानी सोलेटियम भी शामिल होता है? हाँ, वो भी इसी में शामिल होता है। अब देखते हैं कि निगरानी और अपील की क्या व्यवस्था है इसमें। इसके लिए एक राज्य निगरानी समिति होती है धारा 50 के तहत, जो योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। और लायर प्राधिकरण? लायर प्राधिकरण धारा 52 के तहत बनता है। इसका पीठासीन अधिकारी केवल एक व्यक्ति होता है। उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और अगर कोई प्राधिकरण के निर्णय से खुश नहीं है तो धारा 74 के तहत अपील का प्रावधान है। कहाँ अपील की जा सकती है? सीधे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में। और इसकी कोई समय सीमा भी है? हाँ, ये अपील 60 दिनों के भीतर करनी होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे और अंतिम अधिनियम पर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इस संहिता ने पुराने यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 का स्थान लिया है ना? जी बिल्कुल, एक बहुत पुराने कानून को इसने बदला। इसकी स्वीकृति और लागू होने की तारीखें क्या हैं? स्वीकृति मिली 29 नवंबर 2012 को, लेकिन ये पूर्णतः लागू हुई 11 फरवरी 2016 को। तो चलिए इस कोड की कुछ खास शब्दावली को समझते हैं। हाँ, जैसे आबादी। धारा 4 में इसकी परिभाषा है। क्या है ये? ये गांव का वो क्षेत्र है जो निवासियों के आवास, कुओं या हरे वृक्षों के लिए उपयोग होता है। इसमें एक बहुत दिलचस्प शब्द है, टोंगिया रोपोवनी। हाँ, ये एक विशेष पद्धति है। इसमें वनोरोपण के साथ साथ कृषि फसलें भी उगाई जाती हैं, एक तरह से खेती और वानिकी का मिश्रण। अच्छा, और धारा 54 में राज्य का हक बताया गया है। जी, ये याद रखना जरूरी है कि सभी सार्वजनिक मार्ग, गलियां, नदी, तालाब, झील, इन सब पर राज्य सरकार का ही स्वामित्व होता है। अब आते हैं धारा 171 पर, वसूली और गिरफ्तारी के प्रावधान। ये थोड़ा गंभीर मामला लगता है। हाँ, ये भू राजस्व न चुकाने वालों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कितनी अवधि के लिए? उसे अधिकतम 15 दिनों तक निरोध में रखा जा सकता है। और कुर्की का क्या प्रावधान है? कुर्की यानी अटैचमेंट 2 तरह की संपत्ति का हो सकता है, चल और अचल। बिल्कुल। जंगम संपत्ति यानी मूवेबल उप जिलाधिकारी द्वारा कुर्क की जा सकती है, और स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल कलेक्टर द्वारा। लेकिन इसमें कुछ छूट भी तो दी गई है। हाँ, कुछ मानवीय छूट हैं, जैसे मंगलसूत्र
पत्नी और बच्चों के कपड़े और सबसे जरूरी खेती के औजार। इन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता? जी नहीं। अब बात करते हैं दंड और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की। हाँ, अगर कोई सीमा चिन्हों का नाश करता है तो धारा 227 के तहत दंड का प्रावधान है। कौन देता है दंड? तहसीलदार। और अर्थदंड 1000 रुपए तक हो सकता है। और ये NLRMP क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये 2008 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था भूमि रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण करना और पारदर्शिता लाना। ताकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। बिल्कुल। और एक आखिरी पॉइंट, पुनर्विलोकन यानी रिव्यू। इसकी शक्ति राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। तो दोस्तों, आज हमने तीनों अधिनियमों के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया। हाँ, चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल। तो 1950 के एक्ट से जमींदारी खत्म हुई और 4 प्रकार के जोतदार बने। 2013 के एक्ट से उचित मुआवजा आया, ग्रामीण में 4 गुना, शहरी में 2 गुना, और निजी प्रोजेक्ट के लिए 80% सहमति का नियम भी। और 2006 का कोड, उसमें भू राजस्व न चुकाने पर गिरफ्तारी मतलब धारा 171 और सार्वजनिक भूमि पर राज्य का हक धारा 54 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी सदन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बिल्कुल। मिलते हैं अगली क्लास में।